पाणी ग्रहण। भद्रश्रेष्ठी और श्रेणिक दोनों साथ में भोजन करने बैठे। बात बात में श्रेष्ठी ने श्रेणिक के विषय में कुछ जानने का प्रयत्न किया, परंतु श्रेणिक ने कुशलता से अपनी पहचान प्रकट नहीं की। भोजन के बाद दोनों दुकान पर गए। वहाँ श्रेणिक एक और बैठ गया और श्रेष्ठी व्यापार संबंधित कार्य से संलग्न हुए। श्रेणिक के पुण्य प्रभाव से दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी। श्रेष्ठी को आशातीत लाभ हुआ। लंबे समय से नहीं बिकने वाला पुराना माल भी आज ग्राहक खरीद गए। श्रेष्ठी प्रसन्न होकर सोचने लगे कि ये प्रभाव इस पुण्यशाली अतिथि का है। मन ही मन एक निर्णय भी कर लिया कि मेरी पुत्री के लिए ये सर्वोत्तम एवं सुयोग्य है। शाम को दुकान से घर आकर श्रेष्ठी ने अपनी प्यारी पुत्री नंदा को सब बात बताई और साथ में ये भी कह दिया कि आज मेरी चिंता मिट गई है। तुम दोनों रूप गुण कला चातुर्य में एक दूसरे के लिए सुयोग्य हो, इसलिए मैंने उसे मेरा दामाद बनाने का निर्णय कर लिया है। पिता के मुंह से अभीष्ट बात सुनकर नंदा खुशी से झूम उठी। वह तो पहली मुलाकात से अपना दिल दे बैठी थी। श्रेणिक भी नंदा की सुंदरता, कुलीनता, बुद्धिमत्ता, शालीनता से आकर्षित था। वह भी मन से नंदा को चाहने लगा था। एक दिन मौका देखकर श्रेष्ठी ने श्रेणिक से कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ और आशा रखता हूँ कि तुम मेरी बात का स्वीकार करो। मैं नंदा का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहता हूँ। तुम दोनों की जोड़ी पुण्योदय से मिली है। इस संसार में अभीष्ट सहयोग मिलना मुश्किल है। हमारे भाग्योदय में तुम यहाँ आए हो। इस बात को श्रेणिक हृदय से तो अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु अपने मनोभाव को प्रकट किए बिना कुछ सोचकर बोला, श्रेष्ठी वर्य, आपकी सुपुत्री तो श्रेष्ठ नारी रत्न है। उसको मेरे जैसे अनजान परदेसी को देने का विचार आपने कैसे कर लिया? नंदा जैसी नारी रत्न को पाने वाला सचमुच भाग्यशाली होगा। मैं तो परदेसी हूँ। मेरे कुल माता पिता आदि को जाने बिना आपने ये निर्णय कैसे कर लिया? नीति शास्त्र में भी कहा है कि कन्या का विवाह निम्न बताए हुए वह 6 व्यक्तियों के साथ नहीं करना चाहिए: धन रहित दरिद्री, मूर्ख, शराबी, मोक्षाभिलाषी, संयमाभिलाषी, वृद्ध पुरुष, दूर का निवासी परदेसी। किसके साथ कन्या का विवाह करना चाहिए, इस विषय में नीति शास्त्र में बताया है कि जो उत्तम कुलवान हो, बुद्धिवंत हो, निरोगी हो, युवा हो, विद्यावान हो, जिसके ऊपर माता पिता या किसी उम्रशुदा का छत्र हो, ऐसे व्यक्ति के साथ कन्या का पानी ग्रहण कराना चाहिए। हे श्रेष्ठी वर्य, मैं तो परदेसी हूँ, अकेला हूँ, मेरे पर किसी का छत्र भी नहीं है। ये सुनकर श्रेष्ठी हंसकर बोले, हे उत्तम नर, क्या थाली धरने से सूर्य ढक जाता है? जैसे ईंधन के साथ रही हुई चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध से छिपी नहीं रहती, इसी न्याय से तुमने तुम्हारे कुल को प्रकट नहीं किया है, फिर भी तुम्हारे रूप, गुण, आकृति एवं व्यवहार से लक्षित हो गया कि तुम उच्च कुल के हो। किसी कारणवश तुम अपनी पहचान छिपा रहे हो। मुझे तुम्हारे कुलशील के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा है। श्रेणिक भी मन से तो यही चाहता था, इसलिए भद्रश्रेष्ठी की बात का अस्वीकार नहीं कर सका। शुभ मुहूर्त में श्रेष्ठी ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री नंदा की शादी श्रेणिक के साथ करा दी। दोनों के मनोरथ पूर्ण हुए। श्रेणिक घर दामाद बनकर वहाँ ही सुखपूर्वक रहने लगा। नंदा के साथ दाम्पत्य जीवन के सुखों का उपभोग करते हुए सुख के दिन खरगोश के पांव की भांति द्रुत गति से बीतने लगे। श्रेणिक नंदा की अनुपम जोड़ी रुत अनुसार उत्तम सुख साधन सामग्री का उपभोग करती थी, जैसे कि उष्ण ऋतु में चंदन वन में निवास करते थे, सुगंधित शीतल जलपान से तृप्त होते थे, चंपक पुष्पों के माल्यादि आभूषण पहनकर शीतलता का अनुभव करते थे, शीतल हवा की लहरियों के संग दोनों चतुराई युक्त बातों में समय बिताते थे। जब वर्षा काल का आगमन हुआ तब मेघ मल्हार की धुन में लीन होते थे। विविध प्रकार के भोजन का उपभोग करते हुए दोगुंदुक देव की तरह सुख में काल व्यतीत करते थे। शीत ऋतु के समय में विविध प्रकार के तेल या भंगन द्वारा शरीर से सुष्ठव बनाते थे। सुवर्ण के पलंग में नर्म रुई के बिछौने में गहरी नींद में सरकते थे। ठंड से सुरक्षित रहने के लिए कर्पूर का धूप करते थे। गर्म भोजन एवं पान मसौलों का उपभोग करते हुए स्वर्गीय सुख का आनंद ले रहे थे। उंगलियों में मुद्रिकाएं, कंठ में हार आदि अलंकारों से सुसज्जित श्रेणिक देव कुमार की भांति आकर्षक एवं शोभायमान दिस रहा था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।